नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका देखिए आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 72 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं द ईयर ऑफ असेशन ऑफ कनिष्क टू थ्रोन वॉज। तो बोलते हैं कि कनिष्क ने जो था वो कौन से वर्ष जो था वो राज सिंहासन पर जो था वो पद ग्रहण किया था। तो उसका पद ग्रहण करने का जो ईयर था वो था सन 78 AD जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। कनिष्क के बारे में देखो, आमतौर पर जब भी एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है तो एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। इसका जो टाइम था वो काफ़ी प्रेसियस माना जाता है। क्यों माना जाता है? एक तो देखो, इसने जो था वो 78 ईस्वी में जो था शक संवत भी चलाया था। तो संवत कब चलाया गया था, जिसको शक संवत कहा गया। और प्रेजेंट टाइम में जो है भारत सरकार द्वारा भी इसी का प्रयोग किया जाता है, शक संवत का। ये कनिष्क के द्वारा ही चलाया गया था। एक क्वेश्चन ये बन जाता है। क्वेश्चन बन जाता है कि नागार्जुन जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान विद्वान हुआ करते थे। नागार्जुन जो था वो कनिष्क के कार्यकाल के दौरान हुआ करते थे। नागार्जुन के अलावा चरक भी जो था वो किस कनिष्क के कार्यकाल के दौरान विद्वान हुआ करते थे। तो ये कनिष्क के बारे में बेसिक क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि कनिष्क किस वंश का शासक था। तो कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का शासक था। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये तो हुए बेसिक क्वेश्चन। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 बोलते हैं चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड वाज डिफीटेड बाय। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड जो था वो किसने इसको पराजय किया था। तो इसको पराजय किसके द्वारा किया गया था? इसको पराजय किया गया था आपका ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड को हराया गया नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा। नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो था ये पल्लव वंश का शासक था। और जब इसने जो था वो पुलकेशिन सेकंड को हराया था तो उसके बाद इस विजय के बाद जो था वो इसने वातापी कोंड की उपाधि जो था वो धारण की थी। आपने ध्यान रखना है, वातापी कोंड की उपाधि इसने धारण की थी। और इसके शासनकाल के दौरान जो था वो चीनी यात्री हेन सांग जो था ये भी कांची आया था। ये भी आप ध्यान रखिए कि ये भी जो था उस दौरान यहाँ पर विजिट किया था इसने भी। और पुलकेशिन सेकंड के बीच में और हर्षवर्धन के बीच में भी युद्ध आप पढ़ते हैं कि इनके बीच में भी युद्ध हुआ था। इनके बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी जीत हुई थी? इनके बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें पुलकेशिन सेकंड जीता था, ये विनर रहा था वहाँ पर। और हर्षवर्धन जो था ये हार गया था वहाँ पर। तो ये भी ध्यान रखना है साथ में। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 174 क्वेश्चन। बोलते हैं हु वॉज बिल्ड द विजय स्तंभ इन चित्तौड़गढ़। तो बोलते हैं चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ जो था वो किसके द्वारा बनवाया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये बनवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। राणा कुंभा ने जो था वो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ जो था वो बनवाया था। कई बार देखो, विजय स्तंभ ना देकर कीर्ति स्तंभ दिया जाता है। तो कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ एक ही बात है। इसको टावर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। और ये जो था ये राणा कुंभा ने बनवाया था। अब जब इसको विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री कहा गया तो किसी के ऊपर तो राणा कुंभा ने जीत प्राप्त की होगी। तो राणा कुंभा ने जो था वो मोहम्मद खलजी के ऊपर जो था, मोहम्मद खलजी था मालवा का शासक, इसके ऊपर जो था वो विजय जो था वो की थी। और उसके बाद इसने जो था ये कीर्ति स्तंभ बनवाया था, विजय स्तंभ बनवाया था। है कहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ और कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ स्थित? ये राजस्थान में स्थित है। ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान में ये पड़ता है। राजस्थान से क्वेश्चन आ रहा है कि राजस्थान के जो नेशनल पार्क हैं वो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि डेजर्ट नेशनल पार्क बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये राजस्थान में स्थित है। एक सरिस्का टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये भी राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर नेशनल पार्क है, ये भी राजस्थान में स्थित है। और कियोलाडियो नेशनल पार्क है, ये भी राजस्थान में स्थित है। ये तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दिए, तो इनको ध्यान रखिएगा ज़रूर। वैसे हिस्ट्री का सेशन था तो ये भी क्वेश्चन आपने रिवाइज कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द ट्रस्टेड जनरल ऑफ अकबर। बोलते हैं कि इनमें से कौन जो था वो अकबर का एक विश्वासपति जो था वो सेनापति था, जिसके ऊपर अकबर काफ़ी विश्वास करता था। वो विश्वसनीय सेनापति जो था वो अकबर का कौन था? देखो, अगर इनमें से बात की जाए तो इनमें से जो था वो अकबर का जो सेनापति रह चुका है वो कौन सा रह चुका है? वो रह चुके हैं मान सिंह। मान सिंह का नाम आपने ध्यान रखना है। मान सिंह ये फर्स्ट था। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर अकबर के बारे में बताऊं मैं, अकबर के नवरत्न जो थे उनमें एक तो मानसिंह आता था। मानसिंह इंपॉर्टेंट नाम है, ये ध्यान रखना है। दूसरा तानसेन भी उनमें आते थे। तीसरा राजा टोडरमल भी वहाँ पर आते थे। बीरबल भी वहाँ पर आते थे। 4 लोग ये हो गए, 5 लोग बच गए क्योंकि नवरत्न कहा गया तो 9 लोग होंगे। तो इन 4 के अलावा जो था वो अबुल फजल थे, फैजी थे। अबुल फजल हो गया, फैजी हो गया,
अब्दुल रहीम खान खाना हो गया, मुल्ला दो प्याजा हो गया और हकीम हुमाम हो गया। ये सारे जो था वो अकबर के कार्यकाल के दौरान नवरत्न हुआ करते थे। और अकबर ने दीन इलाही की स्थापना भी करवाई थी 1582 में जो था वो अकबर ने दीन इलाही की स्थापना जो था वो करवाई थी, ये भी ध्यान रखना है। ये हो गए बेसिक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 176 बोलते हैं मोती मस्जिद इज सिचुएटेड एट, तो मोती मस्जिद जो है वो कहाँ पर स्थित है? मोती मस्जिद जो है वो आगरा में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है, आगरा में ये मोती मस्जिद जो है वो स्थित है। तो अच्छा, ये मोती मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो ये मस्जिद जो था वो शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है कि शाहजहाँ ने ये मस्जिद बनवाई थी। शाहजहाँ के द्वारा जो था वो जामा मस्जिद भी जो था वो बनवाई गई थी, तो वो भी आपने ध्यान रखना है कि जामा मस्जिद, मोती मस्जिद ये शाहजहाँ ने जो था वो बनवाई थी। जामा मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि जामा मस्जिद जो था वो 1644 से लेकर 1656 के बीच में बनाई गई थी और इसे 5000 से भी ज़्यादा कारीगरों ने जो था वो बनाया था। 5000 से भी ज़्यादा मजदूर जो था वो इसको बनाने में लगे थे। इसको ओरिजिनली जो था जिस नाम से जाना जाता था, तो इसको मस्जिद जहानुमा के नाम से जो था वो जाना जाता था, जिसका मतलब होता है मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद जो है वो जिसका मतलब होता है। तो ये आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 177 क्वेश्चन है, बोलते हैं यहाँ पर व्हेन वॉज महात्मा गांधी अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, तो बोलते हैं 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? देखो उस दौरान महात्मा गांधी को जो था वो 9 अगस्त 1942 9 अगस्त 1942 में जो था वो अरेस्ट किया गया था। आपने ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान एक नारा भी दिया था। वो नारा क्या था? वो नारा था डू और डाई, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जो था वो दिया था। यहाँ से थोड़ा डिटेल में जानिए। 9 अगस्त 1942 को जो था एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर जो इसका नाम रखा गया था, इसका ये क्यों रखा था ऑपरेशन? तो ये ऑपरेशन जीरो आवर जो था वो रखा गया था, इसमें प्रमुख नेताओं को जो था वो गिरफ्तार किया गया था। अच्छा, इसमें प्रमुख नेता जैसे कि महात्मा गांधी जैसे प्रमुख नेता जो था वो गिरफ्तार कर लिए। अब इस नेता जो गिरफ्तार कर लिए गए उसके बाद भी जो था वो आंदोलन को आगे चलाना था, तो आंदोलन को कैसे आगे चलाया गया? कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता जो गिरफ्तार नहीं हो सके थे, जैसे कि अरुणा असफ अली थी, राम मनोहर लोहिया थे, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने गुप्त रूप से जो था वो जनता को निर्देश देना जो था वो शुरू किया था और फिर जनता ने खुद ही नेतृत्व संभाल कर जो था वो आगे इस आंदोलन को चलाया था। इस दौरान एक किस्सा भी हुआ। इस दौरान क्या हुआ कि गांधी जी ने जो था वो अगंगा पैलेस में जहाँ पर इनको रखा गया था 10 फरवरी 1943 को इन्होंने जो था एक उपवास की घोषणा कर दी कि ये फास्ट रखेंगे और 21 दिनों का ये उपवास रखेंगे। इनके उपवास जो था वो पूरे देश में आक्रोश जो था वो फैल गया। वो आक्रोश धीरे धीरे तीव्र हो रहा था। जब इनका 13वें दिन का उपवास चल रहा था, 13 दिन इनको उपवास में हो गए थे, तो इनकी स्थिति जो था वो काफ़ी बिगड़ गई, यानी कि जो स्थिति इनकी सेहत जो थी वो थोड़ा सा डाउन हो गई। उसके बाद ब्रिटिश सरकार जो था वो इनकी मृत्यु का जो था वो इंतज़ार करने लग पड़ी कि अब ये जल्दी जो है वो मर जाएंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने इस चक्कर में इन्हें रिहा भी कर दिया, परंतु गांधी जी ने बीच में ही जो था वो अपना उपवास जो था वो तोड़ दिया था और रिहा तो ये हो ही गए थे। तो इस तरह के किस्से होते रहते थे। बाकी खैर इससे पहले भी जो 1942 से पहले आंदोलन हुए, जैसे कि क्रिप्स मिशन आया 1942 में ही, अगस्त ऑफर जिसको कहते हैं ये 1940 में आया था। गांधी इरविन समझौता होता है आपका, ये गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। और डांडी मार्च आपकी 12 मार्च 1930 से लेकर 16 अप्रैल 1930 के बीच में चलती है। अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने समर्थकों के साथ इस डांडी मार्च को जो तो चलाया गया था, तो 78 समर्थक थे गांधी जी के साथ, 78 समर्थक थे। ये आपने ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चंस बने। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द सॉन्ग जन गण मन वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड अंडर द टाइटल ऑफ। देखो जन गण मन सॉन्ग जो है ये पहली बार किस शीर्षक के साथ जो था वो प्रकाशित हुआ था? जब पहली बार प्रकाशित हुआ था तो इसका शीर्षक था भारत विधाता। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, भारत विधाता जो था वो इसका शीर्षक था। ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कंपोज किसके द्वारा किया गया था जनगण मन? तो जनगण मन कंपोज किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और ये पहली बार पब्लिश हुआ था 1912 में और इसका टाइटल क्या था? भारत विधाता जो था वो इसका टाइटल था जब ये पहली बार प्रकाशित हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का नेशनल एंथम क्या है, तो ये जनगण मन जो है ये इंडिया का नेशनल एंथम है। और ये नेशनल एंथम किसके द्वारा लिखा गया था? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में कन्फ्यूजन होता है,
तो वो आपने ध्यान रखना है। और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है जिसको अमार सोनार बंगला बोलते हैं, अमार सोनार बंगला जो है ये किसके द्वारा कंपोज किया गया था? ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही जो था वो कंपोज किया गया था। और गुरुदेव की उपाधि से किसको जो था वो सम्मानित किया गया था? गुरुदेव जो था वो रविंद्रनाथ टैगोर को ही कहा जाता था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इनको नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था? तो 1913 में जो था वो इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनका काम गीतांजलि के लिए जो था वो इनको ये मिला था। ये आपने ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं परंतु बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे बोलते हैं विच इज सिमिलर टू दी ताजमहल इन कंस्ट्रक्शन। तो बोलते हैं किसकी संरचना ताजमहल की तरह जो है वो की गई है? तो ताजमहल की तरह जो है वो किसकी संरचना जो है वो की गई है? 139 का ऑप्शन सी सही आंसर है, ऑप्शन सी सही आंसर है। हुमायूं टॉप और बीबी का मकबरा, इन दोनों की संरचना जो है वो ताजमहल की तरह जो है वो की गई है। ये आपने ध्यान रखना है कि हुमायूं का मकबरा और बीबी का मकबरा इनकी संरचना ताजमहल की तरह है। अच्छा, ताजमहल के जो आर्किटेक्ट थे वो कौन थे? ताजमहल के जो आर्किटेक्ट थे वो थे अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी का नाम जो है वो आपने ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है, ये आगरा में स्थित है। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। शाहजहाँ का नाम आपने ध्यान रखना है, किसने बनवाया था। ताजमहल जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जो है इसका नाम दर्ज किया जा चुका है। 1983 में जो था इसको दर्ज किया गया था। ये भी आप ध्यान रखिए, 1983। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं होम डिड महात्मा गांधी डिस्क्राइब अ प्योर एज क्रिस्टल एज ब्रेव एज अ लाइन एंड द मोस्ट परफेक्ट मैन इन दी पॉलिटिकल फील्ड। तो बोलते हैं महात्मा गांधी ने किसका वर्णन करते हुए कहा था ये क्रिस्टल जैसा निर्मल है, सिंह जैसा वीर है, राजनीतिक क्षेत्र में सबसे जो है वो पूर्ण मनुष्य है। तो ये किसके बारे में कहा गया था? ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा गोखले के बारे में कहा गया था। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कहा गया था। और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना पॉलिटिकल गुरु भी जो था वो मानते थे, राजनीतिक गुरु इनको मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो था वो, देखो आपने ध्यान रखना है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। 1905 में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, 1905 में की थी। तो ये तीन क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखने हैं, महात्मा गांधी से रिलेटेड, गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 141 क्वेश्चन, बोलते हैं हु वॉज नॉट एसोसिएटेड विद होम रूल लीग। तो इनमें से कौन सा बोलते हैं होम रूल लीग से संबंधित नहीं है? आपको पता होना चाहिए होम रूल लीग के बारे में कि एक तो तिलक ये होम रूल लीग से संबंधित थे, एनी बेसेंट भी जो था वो होम रूल लीग से संबंधित थी, और BC पाल भी जो था वो संबंधित थे। परंतु मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी इससे रिलेटेड नहीं थे, होम रूल लीग से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इससे संबंधित नहीं है। अगर हम बात करें होम रूल लीग के बारे में या फिर होम रूल मूवमेंट आप कह लीजिए, ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? ये मूवमेंट 1916 में स्टार्ट हुई थी, 1916 में स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट की गई और बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया और उसके बाद एनी बेसेंट ने जो था वो दूसरे नंबर पर स्टार्ट किया था। ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इसको स्टार्ट किया था। और आपने ध्यान रखना है कि एनी बेसेंट की कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, जैसे कि कॉमनवेल्थ हो गया और न्यू इंडिया हो गया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो है ये एनी बेसेंट के द्वारा जो था वो प्रकाशित किए गए थे। इसके माध्यम से जो था ये होम रूल लीग के कार्यक्रमों का जो था वो प्रचार प्रसार किया करते थे। इसी तरह जो था वो बाल गंगाधर तिलक के भी थे, जैसे कि आपने ध्यान रखना है मराठा हो गया और केसरी हो गया, ये न्यूज़पेपर थे, इनके थ्रू ये जो था वो होम रूल लीग के जो कार्यक्रम थे उनका जो था वो प्रचार प्रसार किया करते थे। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, खिलाफत मूवमेंट कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न होता है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि कब हुई थी। और आज कुछ इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चन जो है वो लास्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले हमसे एंटोनियम पूछा गया है रेस्पाइट का। तो रेस्पाइट का जो एंटोनियम आपसे पूछा गया है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक्सर्शन। एक्सर्शन इसका मतलब होगा, ठीक है, ये एंटोनियम होगा इसका। अब रेस्पाइट होता क्या है और एक्सर्शन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो रेस्पाइट की बात करें तो रेस्पाइट होता है विराम या फिर मोहलत देना। मोहलत आपने सुना होगा ना, मोहलत होता है, विराम होता है, स्थगन आप इसको कह सकते हैं। और एक्सर्शन की बात करें तो एक्सर्शन का मतलब क्या होता है? एक्सर्शन का मतलब जो है इसका मतलब होता है परिश्रम करना, या फिर श्रम करना, तनाव, खिंचाव
ये इसका मतलब होता है। तो इस तरह से अपोजिट हुए ये। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बोलते हैं बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इज़ जनरली एक्सेप्टेड। तो बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, जो बिलीफ और ओपिनियन होता है कि जनरली जो एक्सेप्ट किया जाता है, उसके लिए जो वन वर्ड यूज़ किया जाता है वो हेरेसी किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, हेरेसी उसके लिए वन वर्ड यूज़ होता है। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स, बोलते हैं द लिटिल गर्ल डैश फॉर द लाइट स्विच इन द डार्क। 165 में होगा ऑप्शन ए, बोलते हैं अ लिटिल गर्ल ग्रोप्ड होगा यहाँ पर, ग्रोप्ड फॉर द लाइट स्विच इन द डार्क, ये ध्यान रखिएगा। आगे बोलते हैं मीनिंग ऑफ द ईडियम बताना है। ईडियम है आपके पास टू टेक समबॉडी फॉर अ राइड। टू टेक समबॉडी फॉर अ राइड, इस ईडियम का क्या मतलब होगा? इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन सी, टू डिसीव और टू ह्यूमिलेट हिम, ये जो है इसका मतलब होगा। ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है हिंदी का क्वेश्चन, बोलते हैं गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में आपका तत्पुरुष समास जो है वो आएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, गौशाला में तत्पुरुष समास जो है वो आएगा। अगला देखिए भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है, बोलते हैं मीत की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? इसकी भाववाचक संज्ञा होगी मिताई। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, मिताई इसकी भाववाचक संज्ञा है। आगे बोलते हैं रंगत में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा गया है तो रंगत में त प्रत्यय आएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है, त प्रत्यय रंगत में है। आगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चंदन का पर्यायवाची पूछा गया है। चंदन का पर्यायवाची क्या होता है? इनमें से चंदन का पर्यायवाची होता है नंदन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो चंदन का पर्यायवाची नंदन होता है। चंदन के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? चंदन का पर्यायवाची गंधराज भी होता है, गंधराज के अलावा गंधसार भी होता है, नंदन होता है, मलयज भी इसका पर्यायवाची होता है। तो मलयज हो गया, गंधराज हो गया, गंधराज के अलावा गंधसार हो गया, नंदन हो गया, ये सभी चंदन के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, ध्यान रखने हैं। और टेलीग्राम पर अगर आपने अभी भी हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम जल्दी से ओपन कीजिए, वहाँ से इस तरह से सर्च कीजिए @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ 23,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।